नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। और ये कंपनियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती हैं और उनकी स्थापना कब होती है इसको जानते हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में ये मुख्यतः 6 प्रकार की कंपनी आई थी और उनकी स्थापना वर्ष यहाँ पे लिखा गया और प्रथम कोठी कहाँ पे स्थापित की गई इसको हम जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनको याद करने का ट्रिक क्या है। तो पहले पे कौन था? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1498। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1498 में। इसकी प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसकी प्रथम कोठी कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में। इसकी प्रथम कोठी कहाँ पे? तो कोचीन में 1503 ईस्वी में। किसमें? तो 1503 ईस्वी में। फिर देखते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1600 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी पहली जो कोठी है या पहली फैक्ट्री जो लगती है वो कहाँ पे लगती है? तो सूरत में लगती है। कहाँ लगती है? सूरत में लगती है। इसकी पहली कोठी कहाँ लगती है? तो सूरत में लगती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में और प्रथम कोठी कहाँ पे लगती है? तो प्रथम कोठी सूरत में। फिर देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इसकी प्रथम कोठी कहाँ पे? मछलीपट्टनम। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में क्या है? इसकी प्रथम फैक्ट्री लगती है, प्रथम कोठी लगती है। फिर देखते हैं डेनमार्क का 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है डेनमार्क की और प्रथम कोठी कहाँ पे लगती है? तो ट्रांकबोर। कहाँ पे लगती है? ट्रांकबोर में। कहाँ पे? ट्रांकबोर नामक स्थान पर लगती है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है और ये इसकी प्रथम कोठी कहाँ लगती है? तो सूरत में लगती है। कहाँ लगती है? तो सूरत में लगती है। प्रथम कोठी कहाँ लगती है? तो सूरत में लगती है। और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में, स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे? 1731 ईस्वी में की इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना कहाँ पे होती है प्रथम कोठी की? तो गोहन वर्ग में। कहाँ पे? तो गोहन वर्ग में। कहाँ पे? गोहन वर्ग में। इस प्रकार हम कह सकते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में प्रथम कोठी कोचीन में स्थापित होती है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी, प्रथम कोठी सूरत में स्थापित होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम कोठी स्थापित होती है और 1616 ईस्वी में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांकबोर में इसकी होती है, डेनमार्क का ट्रांकबोर में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में सूरत में होती है और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 गोहन वर्ग में होती है, गोहन वर्ग में होती है। तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की जो यूरोपीय कंपनियां थी वो क्या है? व्यापार के उद्देश्य से आई थी और उनकी प्रथम कोठी यहाँ पर स्थापित की गई थी। अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं कि ये जो कंपनियां आई थी वो उनका क्रम क्या होता है। तो इसको याद करने के लिए आप करेंगे क्या? इसको याद करने के लिए करेंगे पेड, PED, पेड। फिर यहाँ लिखेंगे कर का मतलब कुछ नहीं होता है, दो से डेनमार्क और फीस। इस प्रकार हम इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? पेड कर दो फीस, पेड कर दो फीस। इस ट्रिक से हम क्या करेंगे? इसको अगर याद करें रखेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, यानी P से पुर्तगाल, E से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, D से डच ईस्ट इंडिया कंपनी और 2 से डेनमार्क, F से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और S से स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं क्या कि पहले जो आई थी वो कौन आई थी? पुर्तगाल आया था। किस उसकी स्थापना वर्ष का क्या थी? 1498 ईस्वी में। दूसरे नंबर पे कौन सी कंपनी आती है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी स्थापना कहाँ पे कब होती है? तो 1600 ईस्वी में होती है, 1600 ईस्वी में होती। और तीसरे नंबर पे जो होती है वो कौन आती है? तो आपने यहाँ पे देखा डच आता है। कौन आता है? तो डच आता है। कौन आती है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। फिर उसके बाद देखते हैं तो डेनमार्क आती है। किसमें? तो 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में। फिर डेनमार्क के बाद क्या आता है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापना होती है। फिर आती है स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना कहाँ पे होती है? कब होती है? तो 1731 ईस्वी में होती है, 1731 ईस्वी में होती है। तो इस प्रकार अगर आप इस तरह ट्रिक से याद करेंगे तो याद रख सकते हैं ज़्यादा टाइम तक। फिर देखते हैं
पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में होती है, 1498 ईस्वी में होती है, 1498 ईस्वी में होती है। 1505 ईस्वी में इसके प्रथम वायसराय आते हैं, उनका नाम क्या होता है? तो उनका नाम अल्मीड़ा होता है। कौन होता है? तो अल्मीड़ा होता है। ये प्रथम वायसराय होते हैं, प्रथम गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नर या वायसराय क्या होता है? तो गवर्नर या वायसराय उस कंपनी का अधिकारी होता है जो उस कंपनी को क्या है, एक तरह से होल एंड सोल है, उसको चलाने का काम उसका होता है। तो प्रथम गवर्नर कौन था? अल्मीड़ा होता है। और 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में कौन आया? तो 1509 ईस्वी में कौन आता? अल्बुकर्क आता। कौन आता है? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी में कौन आता है? तो अल्बुकर्क आता है। ये कंपनी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन के आता है। और ये क्या करता है? 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में क्या करता है? गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीतता है। यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है? जीत लेता है। यूसुफ आदिल शाह से जीतता है गोवा को, जीतता है किसको? गोवा को। तो इस प्रकार हम कह लेते हैं अल्बुकर्क ने गोवा जीता था। क्या? किससे? यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से। तो पहली जो कंपनी आई थी वो पुर्तगाल आई थी 1498 ईस्वी में। और सबसे बाद में भी गया कौन? तो पुर्तगाल गया। कब गया था? तो 1961 ईस्वी में भारत से ये वापस गया था। भारत से वापस गया, भारत से वापस कब गया? तो भारत से वापस 1761 ईस्वी में गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं पुर्तगाल सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, सबसे बाद में वापस, सबसे बाद में वापस गया, सबसे बाद में वापस गया, सबसे बाद में वापस गया। अब देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम जानते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में होती है। प्रारंभ में इसमें कितने साझीदार? 217 साझीदार होते हैं, साझीदार होते प्रारंभ में 217 साझीदार होते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ जो होती है, महारानी एलिजाबेथ क्या करती हैं? 15 वर्षों के लिए कंपनी को प्राधिकार प्रदान करती है, प्राधिकार प्रदान करती हैं 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। और पहला जो इसका गवर्नर होता है वो कौन होता है? तो टॉमस स्मिथ होता है। कौन होता है? तो टॉमस स्मिथ होता है। कौन होता है? तो टॉमस स्मिथ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का पहला गवर्नर जो कौन होता है? तो टॉमस स्मिथ होता है। फिर हम देखेंगे 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में कौन आता है? तो 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आता है। कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है। उस समय यहाँ का जो मुगल शासक था वो कौन होता है? तो जहांगीर होता है। कौन आता है? कौन होता है? जहांगीर होता है। कौन होता है? तो जहांगीर होता है। जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आया था। और इसने क्या है, उनसे परमिशन प्राप्त की थी अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। कौन? तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से परमिशन प्राप्त की थी। फिर हम देखेंगे 1615 ईस्वी में कौन आता है? 1615 ईस्वी में आता है, 1615 ईस्वी में आता है सर थॉमस रो। कौन आते हैं? तो सर थॉमस रो आते हैं। कौन आते हैं? सर थॉमस रो। और इस समय भी जो कौन शासक होता है, मुगल शासक कौन होता है? तो जहांगीर होता है, जहांगीर होता है। कौन होता है? तो जहांगीर होता है। कौन होता है? तो जहांगीर होता है। तो फिर से हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। इसमें प्रारंभ में 217 साझीदार होते हैं, इसमें प्रारंभ में 217 साझीदार होती है। महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के प्राधिकार के साथ इस कंपनी को भारत में भेजती हैं। और टॉमस स्मिथ जो होता है, टॉमस स्मिथ इसके पहले गवर्नर होते हैं, इस कंपनी के पहले गवर्नर होते हैं। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं और इनसे क्या है, इनसे अपना फैक्ट्री लगाने की परमिशन प्राप्त करते हैं। और 1615 ईस्वी में कौन आता है? 1615 ईस्वी में कौन आता है? तो 1615 ईस्वी में थॉमस रो आते हैं। इस टाइम भी यहाँ के गवर्नर, इस टाइम भी यहाँ के मुगल शासक कौन होते हैं? तो जहांगीर ही होते हैं। इस समय भी जहांगीर ही होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ हमने जाना क्या पुर्तगाल के बारे में, फिर उसके बाद जाना क्या ब्रिटिश के बारे में। अब आगे जानते हैं 1661 ईस्वी में एक घटना होती है, एक इवेंट होता है। इसमें क्या होता है 1661 में? इसमें पुर्तगाल की महारानी जो होती हैं, पुर्तगाल की महारानी कौन? पुर्तगाल की महारानी ब्रगेंजा कौन थी? तो ब्रगेंजा की क्या है, शादी किससे कर दी जाती है? तो ब्रिटेन के राजकुमार से। कौन? चार्ल्स द्वितीय से, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से शादी की जाती है। और उसके फलस्वरूप बम्बई जो है,
बम्बई किसको मिलती है? तो बम्बई दहेज में, बम्बई दहेज में किसको मिलती है? तो बम्बई दहेज में किसको मिल जाती है? तो बम्बई दहेज में ब्रिटेन को मिल जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है, ब्रिटेन को मिल जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है, या ब्रिटेन को मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बम्बई दहेज में मिलता है। अब यहाँ देखेंगे 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में क्या? 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना कौन करते हैं? तो फ्रांसिस मार्टिन करते हैं। फ्रांसिस मार्टिन कौन करते हैं? तो फ्रांसिस मार्टिन करते हैं। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने किसकी स्थापना की? तो पांडिचेरी की स्थापना की। और कोलकाता की स्थापना किसने की? तो कोलकाता की स्थापना चारनाक ने की थी, चारनाक ने की थी। किसने की थी? तो चारनाक ने की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 1661 ईस्वी में बम्बई दहेज में ब्रिटेन को मिला, बाद में इसको कंपनी को दे दिया जाता, किसमें? लीज पर, या कह सकते हैं कुछ पैसे के एवज में इसको कंपनी को दे दिया जाता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पांडिचेरी की स्थापना कब होती है? तो पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में होती है, फ्रांसिस मार्टिन करते हैं। कोलकाता की स्थापना कौन करते हैं? जहाँ चारनाक करते हैं, और 17वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है? तो 17 शताब्दी के अंत में हम देखेंगे ये जितनी भी कंपनी थी उनकी पावर को कम करके ब्रिटेन क्या करती है? एक पावरफुल कंपनी के रूप में ऊपर आती, पावरफुल कंपनी के रूप में उभर कर आती है। कौन आती है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आती है? तो 17वीं शताब्दी के, 17वीं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, 17वीं शताब्दी के अंत में पावरफुल कंपनी के रूप में उभर के आती है। और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या होता है? तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश की चिर प्रतिद्वंदी कंपनी के रूप में सामने आती है। कौन आती है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चिर प्रतिद्वंदी या प्रतिद्वंदिता लेने के लिए आती है। कौन आती है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस प्रकार हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख कंपनियां आमने सामने होती है, जिसका नाम होता है एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कौन होता है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने पीछे जाना, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम यहाँ जानते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ हम देख सकते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1664 ईस्वी में। कब होती है? तो 1664 ईस्वी में। इसकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगती है? तो सूरत में लगती है, 1668 ईस्वी में लगती है। और ये जो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश का क्या है? प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आती है, ब्रिटिश के प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आती है। कब? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन आई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इस प्रकार हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख कंपनियां आमने सामने थी, और इसमें युद्ध भी लड़े गए। तो देखते हैं उस युद्ध के बारे में, या उनमें कौन कौन से युद्ध हुए। तो देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध में, यानी जो चिर प्रतिद्वंदी थी कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्या? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों प्रतिद्वंदी थी, दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से, कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच युद्ध हुए थे उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। पहला कौन था? पहला कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो ये इसमें 2 कारण थे। पहला कारण था कि ब्रिटेन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे वो लोग क्या किए थे? इनके जहाज को पकड़ लिए थे, जहाज को पकड़ना था, जहाज को पकड़ लिए थे, उसके अवेज में हमारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। दूसरा कारण था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर के, किसको? ऑस्ट्रिया एक देश है, उसके उत्तराधिकारी को लेकर के ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1746 से 1748 के बीच में। और ये युद्ध जो समाप्त होता है किसके द्वारा? तो एक्स-ला-सैपल की संधि के द्वारा ये संधि हो जाती है, मतलब इस युद्ध को विराम दिया जाता है एक्स-ला-सैपल की संधि के द्वारा। एक्स-ला-सैपल की संधि होती है, इसके द्वारा इस युद्ध को क्या कर दिया जाता? बंद कर दिया जाता, हटा दिया जाता, एक्स-ला-सैपल के द्वारा।
1746 से 1748। अब देखते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है, कब होता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध? 1749 से लेकर के 1754 के बीच में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें ये युद्ध विराम कब होता है? तो ये युद्ध विराम 1754 ईस्वी में होता है। और ये किस संधि से होता है? तो पांडिचेरी की संधि के द्वारा, पांडिचेरी की संधि के द्वारा ये युद्ध क्या होता है? ये संधि होती है, समझौता होता है, इस पे ये क्या होता है? ये बंद होता है, युद्ध विराम होता है। किसमें? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अब हम देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में। इस युद्ध विराम में क्या हम देखेंगे? इस युद्ध विराम में देखेंगे कि ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने फ्रेंच को कंप्लीटली रूप से हरा दिया, या यूँ कहें कि पेरिस की संधि के बाद इसको क्या कर दिया? पेरिस की संधि से इस युद्ध को विराम दिया गया। पेरिस की संधि से इस युद्ध में विराम दिया गया, इस युद्ध में विराम दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कर्नाटक का तीनों युद्ध हुआ, तीनों युद्ध में जो एक तरह से विजयी हुआ वो कौन हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। और देखते 1760 ईस्वी में एक और इम्पॉर्टेंट युद्ध होता है, किसके बीच में? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। और इसमें क्या है? इसमें किसकी हार होती है? तो इसमें फ्रेंच की हार होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। और इसी हार के बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन क्या है? एकाधिकार के रूप में ब्रिटेन क्या है? भारत में व्यापार करने के एकाधिकार के रूप में सामने आता। रहने के लिए ये कंपनियां भी रहती हैं, लेकिन इनका जो क्षेत्र हो जाता है वो क्या होता है? एक तरह से सीमित कर देती है। कौन कर देता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर देती है। तो इसको हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, तो रिवीजन करने का मतलब कैसे करेंगे? तो इसमें देखें, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, तो भारत में जो पुर्तगाल पहले आए थे, तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, पेड कर दो फीस से। तो पुर्तगाल, फिर इंग्लिश, फिर डच, फिर डेनमार्क, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडन आता है। तो पुर्तगाल के बारे में हमने ये जाना, 1498 में स्थापना, 1505 इसमें अल्मीड़ा प्रथम गवर्नर, 1509 में अल्बुकर्क होया, 1510 में गोवा यूसुफ आदिल शाह जीतता है, 1961 में भारत वापस जाते, कौन जाता है? तो पुर्तगाल के लोग जाते हैं। फिर देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। 1600 में स्थापना होती है, 217 साझेदार प्रारंभ में होते हैं। महारानी एलिजाबेथ क्या करती? 15 वर्षों के लिए प्राधिकार प्रदान करती हैं। इसका प्रथम गवर्नर कौन होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो थॉमस स्मिथ होता है। 1609 ईस्वी में कौन आता है? 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में। 1615 ईस्वी में देखते हैं, 1615 ईस्वी में थॉमस रो आते हैं। उस टाइम भी जहांगीर यहाँ के क्या होते हैं? मुगल सम्राट होते हैं। फिर 1661 ईस्वी में क्या है? जो कर्नाटक की महारानी और ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह होता है, उसमें दहेज के रूप में बम्बई किसको मिलती है? तो ब्रिटेन को मिलती है। बाद में इसको क्या है? कंपनी को दे देते हैं लीज पर। फिर देखते हैं पौंडीचेरी की स्थापना कौन करते हैं? 1674 से, तो फ्रांसिस मार्टिन करते हैं। कोलकाता की स्थापना कौन की है? तो चारनाक करते हैं। और हम यहाँ देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। इसकी प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की जाती है, 1668 ईस्वी में की जाती है। और 17वीं शताब्दी के अंत में हम देखेंगे जो अलग अलग कंपनी थी, चाहे डच थी, डेनमार्क थी, ये कंपनी क्या है? इसके क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? एक तरह से सीमित कर देती है। और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आती है। और दोनों कंपनियों के बीच क्या होता है? युद्ध लड़े जाते हैं। उस युद्ध का नाम क्या दिया जाता है? कर्नाटक का युद्ध। दोनों के बीच क्या है? कर्नाटक का युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब होता है? तो 1746 से 1748 ईस्वी में। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रिटिश के लोग जो है ब्रिटिश के लोग फ्रेंच के लोगों के जहाज को पकड़ लेते हैं। और दूसरा कारण क्या है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर के ये युद्ध होता है। और एक्स ला सैपल के द्वारा क्या है?
एक्स-शैपल के द्वारा ये युद्ध बंद होता है। एक्स-शैपल के द्वारा क्या होता है, इस युद्ध का विराम होता है। दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध होता है वो कब से 1749 से लेकर के 1754 के बीच में होता है। ये इसमें पांडिचेरी की संधि द्वारा ये युद्ध विराम होता है। और लास्ट में 1756 से लेकर के 1763 के बीच में कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। इसमें फ्रेंच की हार होती है और पेरिस की संधि द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह लें कि कर्नाटक का जो युद्ध हुआ उसमें क्या है, ब्रिटिश एक तरह से जीतता है और पावरफुल होकर के निकलता है। और वांडीवास का 1760 ईस्वी में युद्ध होता है, उसमें भी क्या है, फ्रेंच की हार होती है और ब्रिटिश जीतते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि जो ब्रिटेन था या जो यूरोपीय कंपनियां थी उसमें आपस में प्रतिद्वंदिता थी, कौन पावरफुल होकर के निकलेगा। तो इसमें पावरफुल होकर के कौन निकला, तो पावरफुल होकर के कौन निकला, इसमें हम देखेंगे पावरफुल होकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निकली। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बंगाल पर, भारत के मैसूर पर, भारत के पंजाब पर, भारत के महाराष्ट्र पर या भारत के कई क्षेत्रों में इसका विस्तार किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम क्या है आगे के कुछ वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।